बताया था दोस्तों, राष्ट्र हित के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं वरुण कुमार। और शीर्षक आपने देखा होगा, इज़राइल से बेहतरीन देश कोई नहीं है। दुनिया के सबसे बेहतरीन और अनुकरणीय देशों में से एक है इज़राइल। आज से नहीं, 10 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं इसे। सीखने लायक चीज़ें हैं। अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि इज़राइल से सीखो। इज़राइल इस समय पूरी दुनिया के लिए जो है रोल मॉडल है कि काम होने कैसे चाहिए। ऐसा नहीं है उसमें कमियां नहीं है, कमियां हो सकती हैं, लेकिन ये सीखने लायक चीज़ है जो इज़राइल कर रहा है। आज की इस वीडियो में हल्का सा चिंतन करते हैं कि इज़राइल के साथ में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और इज़राइल क्या क्या करने में कामयाब हुआ है। पूरी दुनिया दो गुटों में बटी हुई है। इज़राइल जो है पैलेस्टीन के ऊपर आक्रमण कर रहा है। इज़राइल जो है पैलेस्टीन के ऊपर बमबारी कर रहा है, मासूमों को मार रहा है। भाई कौन से मासूम? जो वहां पे समस्या चल रही है इज़राइल के पास में, उस समस्या का एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। वहां की जो लैंड है वो 3 भागों में बटी हुई है। एक इज़राइल के लिए होली स्पेस है वहां पे, एक क्रिश्चियंस के लिए होली स्पेस है, और एक अरब्स के लिए या मुस्लिमों के लिए वो होली स्पेस है। तीनों जो दल हैं वो अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन लें। हमारा रिप्रेजेंटेटिव ये व्यक्ति रहेगा, जो ये फैसला लेगा उसे हमें मंजूर है। बीच में यूनाइटेड नेशंस आ जाए और तीनों के लिए जो है इक्वल जो लैंड है उसकी प्रोपोजिशन कर दी जाए, और तीनों जो है ये सारी चीज़ें ये मानेंगे। इतना मान लो, और आज के बाद में कोई व्यक्ति किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। यूनाइटेड नेशंस निस्वार्थ भाव से बैठ जाए, सबसे ज्यादा पावर यूनाइटेड नेशंस को दे दो, जिसके पास में सबसे ज्यादा पावर हो, और वो इन तीनों के भाग के अंदर इक्वल उसको बांट दे और कह दे कि भैया अब इस चीज से कोई नहीं हिलेगा। जिसने पहले आक्रमण किया उसके ऊपर बाकी लोग मिलकर आक्रमण करेंगे। सिंपल चीज। इतना सा करके काम चल सकता है? होगा नहीं है, क्योंकि पिछले 100 साल में भी नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा, 100 साल 200 साल में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप समस्या का समाधान करने बैठो और किसी व्यक्ति को बीच में चुनना हो। धरती पे हो रही है ये समस्या। बीच में ये यासिर अराफात और ये जो दूसरे बंदे थे जिनको ये नोबेल प्राइज़ वगैरह मिला था, इन दोनों ने किसी तरह जाकर एक बीच में शांति प्रस्ताव जो था पास किया। दोनों ही को वहां के मासूम लोगों ने दोनों लीडर्स को जो था रेप्रीमेंड किया। मुसलमानों ने तो उसको, यासिर अराफात को, जो उनकी तरफ से था मेरे ख्याल से, उसको कहा कि तूने जाके इनके साथ नेगोशिएशन क्यों की। और इजराइल वालों ने अपने वाले को डांटा कि भाई तूने यह क्या की, उसकी सरकार गिरा दी थी भाई की, जब ये हुआ था इस तरह का पीस एग्रीमेंट। तो सिद्धांत ये कहता है, जब दोनों पक्ष शांति के लिए आगे तैयार ना हो तो कीमत दोनों पक्षों को चुकानी होगी। ये सिद्धांत है। महाभारत में साफ साफ बता दिया, लड़ाई होगी, दुर्योधन सच्चा है कि पांडव सच्चा है ये फैसला होगा बाद में, पहले तो लोग मरेंगे। तो ये तो जिस दिन वो चीज आई थी उस समय पर इन दोनों देशों के अंदर उस लीडर को सपोर्ट करने के लिए एक ग्रुप का खड़ा होना जरूरी था। यासिर अराफात के साथ में इस देश में से एक ग्रुप समझदार लोगों का खड़ा होना जरूरी था। ये शांति जरूरी है, मर जाओगे, कुछ नहीं मिलने वाला लड़ाई झगड़े से, मानो बात को। किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मर रहा था, मर जाए यासिर अराफात, और दूसरे वाला भी मर जाए, उसकी सरकार गिर जाए, उसी की जगह पे तो भाई ये आए हैं इजराइल वाले। अब तो जब शांति वार्तालाप आपकी टूट गई, दोनों देश शांति करने के लिए तैयार नहीं है, दोनों टूट गई। अब वो शांति वार्तालाप शांति दोबारा होनी इतनी आसान नहीं है। शांति करवाने के लिए जो एक इम्पल्स आता है ना, जब एक टाइम पे सर्कमस्टेंसेस आते हैं जो आपको उस तरफ लेकर जाते हैं, जब वो सर्कमस्टेंसेस वहाँ जा रहे हैं उसी समय उसको क्लोज करना ज़रूरी है। उस समय पे अगर देश के नागरिक अपना फ़र्ज़ नहीं निभाएंगे, उनकी यूनिवर्सल कॉन्शियस नहीं जागेगी, वो वापस रास्ता खुलना बड़ा मुश्किल है। तो चाहे इजराइल के लोग मर जाएं, चाहे वो लोग मर जाएं, पहले तो जब मरें तो इनके ऊपर दया करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस समय पे उस समय पर इन दोनों ग्रुप्स में से कम कुछ ग्रुप्स का आगे आना ज़रूरी था और उन लोगों का समर्थन करना ज़रूरी था जो शांति की बात कर रहे थे। इन्होंने समर्थन नहीं किया तो भैया मारकाट तो होगी। तो मारकाट जब हो रही है, जब मैं अपने बीज ही बोऊंगा और उसी के अंदर से जब कैक्टस डालूंगा और कैक्टस निकलेगा, तो भाई रो क्यों रहे हो?
बीज तो हमने ही डाला है ना, भुगतो। तो इसलिए चाहे इजराइल के लोग मरे चाहे इधर के लोग मरे, मासूम इनमें से कोई नहीं है। तुम लड़ाई चाहते थे, तुम युद्ध चाहते थे, युद्ध हो रहा है, भुगतो। पहले तो सीधी कड़वी सच बात जो है वो ये है, इसको समझ लो। अब उसके बाद भी इन दोनों के अंदर इजराइल बेहतर क्यों है? लड़ाई तो हो रही है, लेकिन उसके बाद भी मेरे को इजराइल बेहतर क्यों लगता है उसको समझिए। भाई इजराइल मुझे बेहतर इसलिए लगता है, तुम्हारी वर्शिप की थी। पहली बात तो जब शांति वार्तालाप हो रही थी तुम्हें पता था कि इजराइल जो है वो ताकतवर देश है। इजराइल आज से थोड़ी ठोक रहा है भाई, 60 साल से ठोक रहा है। तो जब 92-93 के अंदर जब शांति की बात हो रही थी, ये तो श्री कृष्ण महाभारत के अंदर बता के पहले जा चुके हैं ना। द्रौपदी क्या कह रही थी? द्रौपदी ये कह रही थी ना कि कैसे उस दुशासन को छोड़ दूं जिसने मेरे बाल पकड़े हैं। तो श्री कृष्ण ने ये कहा, द्रौपदी तुम्हारे बाल शांति से ज़्यादा कीमती नहीं है। शांति पाने के लिए अगर सिर को हल्का सा झुकाना भी पड़ जाए तो पाल लो। तुम्हारी और भीम की प्रतिज्ञा उन लाखों करोड़ों जानों से ज़्यादा कीमती नहीं है जो वहाँ पे महाभारत के युद्ध में बहने वाली है। ये समझाने वाला मामला ही नहीं है, ना मुसलमानों को कोई है ना इजराइल वालों को कोई है। समझने गए? तो बीज डालोगे कैक्टस होगा, लड़ाई झगड़े तो होंगे। अब लड़ाई झगड़े होने के बाद में इजराइल की सीधी सी बात है, इजराइल इतना सा देश है और वो मरने को तैयार है। वो लोग भुगत चुके हैं, वो जर्मनी के टाइम से भुगतते आ रहे हैं। उनको ये पता है कि इतनी सी ज़मीन है, इतने से हम हैं। हम लोग भाई जिस दिन झुक गए और जिस दिन हमने लड़ना ख़त्म कर दिया उस दिन हम वाइप आउट हैं, हमारा ख़त्म है मामला सारा। अगले तैयार हैं इस मामले के लिए। तो अगले तो सीधा वो ज़मीन है, उस ज़मीन का एक भी हिस्सा अब नहीं देंगे। अब तो ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो गया। अब तो सीधी सी बात है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इजराइल के साथ में एक लेटर भिजवा दोगे कि इजराइल के पास में इस समय पर पैलेस्टीन वगैरह सब कुछ छोड़ो, तुम्हारे पास में दुनिया जहान की वर्शिप की जगह है, तुम्हारे पास मक्का मदीना है, दुनिया जहान की ज़रूरी है, वहीं पे घुसना है, लड़ना है, मरना है। सीधा बोल दो। इजराइल को सिर्फ एक चीज़ बोलते सारे मुस्लिम देश, भाई ये तेरी टेरिटरी होगी, तुझे चाहिए था जेरूसलम ले ले, सब कुछ हो गया, सब ठीक है, भगवान के लिए अब इससे आगे मत बढ़ियो। इससे आगे बढ़ेगा फिर हम सब लोग मिलकर अटैक करेंगे। आज भी यूएन के साथ में मिलकर अगर ये दबाव बना दिया जाए, सारे देश मिलकर ये सारा कुछ कर लें, तो हो सकता है इजराइल वहीं पे रुक जाए और वो मामला खत्म हो जाए। लेकिन इस प्रस्ताव को भी कोई भी मुसलमान देश निकालने को तैयार नहीं होगा। इस प्रस्ताव को भी हमें वहीं पे घुसना है, हमें वहीं जाना है। जाओगे तो भाई लड़ाई होगी, और लड़ाई होगी। प्रॉब्लम ये नहीं है, लड़ाई तुमने डाली है भाई कैक्टस की, लड़ाई तो होगी। अब लड़ाई होकर जब बमबारी हो रही है और जब मासूम मर रहे हैं, हाय मासूम मर रहे हैं, इजराइल की निंदा करो, हाय मासूम मर रहे हैं इजराइल की, कोई क्यों निंदा करो भाई। अगलों की टेरिटरी में घुसकर तुम वहाँ की महिलाएं उठा के तो रेप कर दो। पार्टी हो रही थी ना उनकी, तो काहे घुसे तुम? और घुसकर तुमने मारा तो चलो पुरुषों को मारो, तुमने महिलाओं का रेप क्यों किया भैया? क्यों उनकी न्यूड परेड करी? युद्ध के नियम नहीं पता तुम्हें? ऐसी हरकतें करोगे और इजराइल फिर छोड़ दे बच्चों को और माओ को। अगले ने भी अस्पताल उड़ा दिए, अगला अस्पतालों के अंदर ही जा रहा है, बम मार रहा है। और इजराइल का सीधा सीधा कहना है कि भैया जिसकी लाठी उसकी भैंस। तुम लोगों को प्यार की भाषा समझ में नहीं आती, नहीं आती तो भाई डंडे ही खाओ, फिर अगला तो डंडे बरसाएगा। सीधी सी बात है। और मुझे वो इसलिए पसंद है इजराइल, पूरी दुनिया खिलाफ हो रही है, कह रहा भाड़ में जाए दुनिया। ईरान के अंदर घुस के मार के आ गया, कहते कर लो जो करना है, अगला अपने दम पे बैठा है। ये सिखाने की ज़रूरत है बच्चों को, ये सिखाने की ज़रूरत है। ये सबसे बड़ा रोल मॉडल है जो इस समय पे इजराइल बन रहा है। शांति की बात दूसरा व्यक्ति करे तो वेलकम करके उसको क्लोज हो रहा हो तो क्लोज कर देना चाहिए। लेकिन अगर कोई शांति के लायक नहीं है, ये वैशी दरिंदे बन चुके हैं, तो भाई जूते बजाओ। अगला अब कुछ नहीं बोल रहा, इजराइल कुछ नहीं बोल रहा। वो जहाँ जहाँ मिल रहे हैं, इसके जितने हमास के बंदे मिलेंगे उसके सारी मोसाद वगैरह सब फैल देगी। और अगला इतना ताकतवर है, क्योंकि अगला ताकतवर कैसे बना है? मजबूर होकर मजबूत बना है। अगले को मजबूर कर दिया आपने। 6-6 देश, 7-7 देश पागलों की तरह साला मारने पे लग रहे हो। अगला इतनी बार मार खा चुका है, इजराइल इतना कुत्सित हो चुका है, इतना कुत्सित हो चुका है, अगले को मरने का कोई डर नहीं है। अगला कह रहा है फुल फ्लेज लड़ाई पूरी दुनिया हो जाए दूसरी तरफ, मैं बमबारी दबा के करूंगा। और इतना हौसला तो नॉर्थ कोरिया ने जब अमेरिका के ऊपर नीचे कर दी, तो इजराइल तो बहुत ताकतवर है। यही हौसला चाहिए, यही गूदा चाहिए। ये गूदा है बच्चों को सिखाने वाला कि भाई शक्ति रखो, सामर्थ्य रखो, अत्याचार मत करो। ये भारतीय संस्कृति है। लेकिन अगर दूसरे को भाषा समझ में नहीं आ रही है तो किसी की कोई निंदा सुनने की जरूरत नहीं। दे दनादन लगाओ बस अगले को।
और अगला इजराइल पिन पॉइंट काम कर रहा है और सीधा सीधा जो है सीधी मिसाइल वहीं पे घुसा रहा है। ईरान आएगा मारने के लिए, कहते आजा। इजिप्ट आएगा मारने, मार ले, आ जाओ सारे के सारे। ये होती है ताकत देश की। और अगर इस वाले गूदे को भारत समझने के लिए लग जाए, ये पाकिस्तान को जो मोदी ने पीटा है ये इसी तरीके से पीटा है। और अभी भी पूरा गूदा नहीं दिखाया। ये जैसे अभी ये पिछले 14-15 सैनिक हुए थे, उठाकर बजाना चाहिए था, उठाकर बजाना चाहिए था। ठीक है, उनकी अपनी राजनीति है, मोदी अच्छा सोचते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा सोच रहे होंगे, मैं उससे बात नहीं कह रहा। भाई हमारे एक बंदे को मारोगे, हम तो उठाकर मारेंगे। 90 से कहा जा रहा था, ये हरिओम पवार कवि हैं और ये सब है, ये सब हमेशा यही बोलते थे, अरे अगला आ रहा है तुम्हें मार के जा रहा है, तुम उठाओ यार जहाज, घुसाओ अगले, मारो उसको लाहौर तक जा जाके। किसने मना करा तुम्हें? अगूदा नहीं था हमारे अंदर। हमारे खुद के ही गद्दार लोग, ओपोजिशन पार्टी वाले जो हैं वो पीछे पड़े रहते थे। इजराइल में सारे लोग एक ही आवाज़ बात करते हैं, अब जूता उठाओ और मारो। कोई नहीं वहाँ बोलता भाई प्यार की भाषा, शांति की। इसलिए 1993 में भी जब शांति की बात हुई थी, सरकार गिरा दी थी। कहते हमें शांति चाहिए ही नहीं, हम मरने को तैयार है, मारने को तैयार है। पूरा का पूरा देश जो है वो मरने मारने के लिए तैयार हुआ पड़ा है। उखाड़ लो, अब क्या उखाड़ोगे उनका, ये मामला चल रहा है। और मुसलमानों के साथ समस्या ये मरने मारने को तैयार नहीं है, ये चल रहे हैं भटक के दुर्गति करवा रहे हैं। इन्होंने हमास को पैदा कर दिया जो मारने को तैयार है। अब खुद इनके पास में कोई प्रोटेक्शन है नहीं, अगला आएगा मिसाइल मारेगा, कुछ नहीं होगा। हमास केवल अटैक करना जानता है, डिफेंड करना नहीं जानता अपने लोगों को। इजराइल डिफेंड भी कर रहा है और इजराइल अटैक भी कर रहा है। इजराइल को इतनी सी जनता है, उसको बचाना भी है और उन्हीं को बम बनाकर साले दूसरे को मारना भी है। मुसलमानों की इतनी अकल में बात नहीं आ रही है, वो उसी के अंदर लगे हुए हैं, चीज़ों के अंदर। भुगतो भाई। तो ये छोटे बच्चे जिनकी आप बोल रहे हो और ये सब कर रहे हो, भाई करनी है, क्या करें? जब वो तुम्हारे घरों के नीचे हमास वाले सुरंग बना रहे थे तो क्यों खाना खिला रहे हो भाई उनको? तुम्हें पता नहीं था क्या ऊपर से आके मिसाइल मारेगा, यहीं पे मारेगा, मेरे घर पे ही मारेगा? लेकिन इकोसिस्टम ऐसा बन चुका है, अब उससे बाहर निकलना मुश्किल नहीं है। चलती रहेगी लड़ाई, चलती रहेगी लड़ाई। और मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक है इस समय इजराइल, सबसे सुरक्षित जगहों में से। ये तो भारत के अंदर भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एक्शंस लिए गए हैं, डिसीजन लिए गए हैं, इसलिए भारत थोड़ा सुरक्षित होने लग गया। नहीं तो पूरी दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में से इजराइल बनेगा। वो इसलिए बनेगा क्योंकि वो चौकन्ना है। जो चौकन्ना है वो अपने घर की सुरक्षा करना जानता है। तुम एक साथ उसके अंदर 10,000 रॉकेट दाग रहे हो तो तुम उसके आयरन डोम को फेल कर दोगे, वो कुछ ना कुछ और निकालेगा। वो लगातार लग रहा है इसके ऊपर, वो लगातार लग रहा है इसके ऊपर, और वो निकालेगा भी। वो नए अनुसंधान भी करेगा, नई इनोवेशन भी करेगा, और पिछवाड़े के अंदर दोबारा मिसाइल भी मारेगा। क्योंकि अगला सोता नहीं है, अगला लगातार लगा हुआ है, उसकी टीम लगी हुई है, एक एक हमास के लीडर को निपटाएगी। और ये फिर मुँह की खाएंगे, क्योंकि हरकतें ऐसी है भाई, तो खाओगे क्या करोगे? ये मामला चलेगा इस तरीके से। तो ये इजराइल से सीखने वाली चीज़ें हैं जो अपने बच्चों को हमें सिखानी चाहिए। शांति दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ है, कभी आए तो वेलकम करना चाहिए। लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति शांति के लायक नहीं है, फिर युद्ध की बात होती है, और युद्ध वही जीतेगा जिसके पास शक्ति और सामर्थ्य है। और ये हमारा देश जितनी जल्दी, हालांकि अब सीख रहा है और अच्छी बात है, लेकिन मोदी और योगी की हायरार्की को आगे हमारे बच्चों को बढ़ाना होगा। ये हमारा देश टुकड़ों में बट रहा है। ये वेस्ट बंगाल, ये केरला खोखला कर रहे हैं, दूसरे कश्मीर से ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं ये। यहाँ पर ज़रूरत है देश के अंदर क्रांतिकारी विचार रख के देश हित में, राष्ट्र हित में बात करने वाले लोगों की, और ऐसे लोगों का आगे आना ज़रूरी है। इसीलिए राष्ट्र हित एपिसोड ये बनाया गया है। आपके बच्चे कभी नेता बनने के लिए बने तो उनको बोलो बेटा ऐसा नेता बनो जैसे सुभाष चंद्र बोस बने थे। मना मत करना, ये मत बोलना कीचड़ है, कीचड़ है, उतरना पड़ेगा। अभी तो मोदी, योगी, गडकरी ये लोग उतरे हैं तो इतनी सफाई हो पाई है। आगे की हमें श्रृंखला चाहिए ऐसे लोगों की। मत अपने बच्चों को पीछे करो, वरना मरवा डालेंगे। जैसे ये हमास वाले पूरे के पूरे मुसलमानों को सबको लगातार मरवाते जा रहे हैं ना, वहाँ के लोग सोच ही नहीं पा रहे हैं भाई इससे आगे। वहाँ जितने गाज़ा पट्टी के अंदर जितने मुसलमान हैं वो इस चीज़ में सोच ही नहीं पा रहे हैं। उनके ऊपर बम गिरता है, उनको बोलते हैं अल्लाहू अकबर, बस ये बोल लो मर जाओ। वो ये सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हमसे क्या गलती हो रही है भाई, क्यों हो रहा है। भुगत हो रहे हैं ये हमास के लीडर यहाँ बैठे हुए हैं, जाते हैं मिसाइल मारते हैं, ईरान में घुस जाओ। ऐसे इजराइल साला इन्हीं के पीछे लग रहा है, उन्हें पता है कि इन्हीं के पिछवाड़े में मारना है उसने। वो जितने मासूम बच्चे और महिलाएं मर रही हैं वहाँ पे, उसकी सबकी मृत्यु का कारण जो है ये पंगा चल रहा है। अब सोच ही नहीं पा रहे उससे आगे, तो क्या करो भैया, मरो, क्या करेंगे बताओ।
तो हमारे देश के अंदर ये बात है, वेस्ट बंगाल, केरला, ये 2 राज्य हमारे देश के अंदर ख़त्म होते जा रहे हैं। हमें ईमानदार, देश हित में सोचने वाले, निस्वार्थ भाव से काम करने वाले, अपनी जान तक ख़त्म करने वाले ऐसे लोगों की आवश्यकता है देश में। विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड। अगर हम शेर की तरह नहीं मरेंगे तो कुत्ते की मौत मरना पड़ेगा कल को। लेकिन वी विल हैव टू बिकम नेक्स्ट मोदी और योगी। हमें बनना होगा और देश के लिए टफ डिसीजन लेने वाले युवाओं की इस देश को ज़रूरत है। ये हमें बनना होगा। नहीं बनोगे तो मृत्यु सामने है। ये तो शुक्र मानो कि 10 साल 15 साल इनके आने के बाद में जो ये विस्फोट होने वाला था हमारे ऊपर इस्लामिक कॉलोनाइजेशन का, उसको इन्होंने थोड़ा सा डिले कर दिया। डिले करा है, ख़त्म नहीं हुआ ये मामला। आज नहीं तो कल, सीधी सी बात है। ये देख रहे हो यूरोप में क्या हो रहा है, फ्रांस के अंदर क्या हो रहा है, लंदन में क्या हो रहा है। इन्होंने झुंझुनी मचाई थी ना सेक्युलरिज्म की, वो झुंझुनी आज इनको लेनी भारी पड़ रही है। पूरा फ्रांस चल रहा है, सड़कों के ऊपर नमाज़ों पे नमाज़ें पढ़ रही जा रही हैं। कुछ नहीं कर सकते भाई इनका। अब तुम वहाँ पे अलग ही शरिया लॉ चल रहा है वहाँ। सीधी सी बात है, मुसलमानों ने सीधा डिक्लेयर करा हुआ है हम अपनी जनसंख्या बढ़ाएंगे। और जब जनसंख्या इतनी बढ़ा दोगे कि दूसरे वाला रह गया 20%, तो भाई एक एक छुरी भी लोगे तो भाई अगला ख़त्म। क्या कर लोगे तुम? इसीलिए राजनीतिक गलियारे में उतरकर डिसीजन लेने वाले अच्छे युवाओं की ज़रूरत है देश को। ये दुर्भाग्य है हमारा, पार्लियामेंट के अंदर भी ये तू मैं ही होते जा रही है। उन्होंने मुझे टोंट मारा, मैं उन्हें टोंट मारूं। बंदों की ज़रूरत है स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने की। सरकार रहे ना रहे भैया, टफ डिसीजन लूँगा, मुद्दा ख़त्म। मुझे मारो, मैं जिंदा जब तक रहूँगा तब तक खतरनाक डिसीजन लूँगा। ऐसे लोगों की ज़रूरत है देश को। एक मरे दूसरा आ जाए, तब ये देश ठीक रहेगा। जब भगत सिंह गए, चंद्रशेखर आज़ाद गए, कटते गए, कटते वो अब आज़ादी तो दूसरे देशों को भी मिली और हमें भी मिली। लेकिन हमारी देश की आज़ादी जिस वक्त मनाई जाती है ना, उस वक्त मनाई जाती है, उस वक्त वो सारे लोग हमारे सामने आदर्श प्रस्तुत करते हैं। तो देश के लिए मरने वाले लोगों के लिए चाहिए, जैसे हमारा सैनिक वहाँ सरहद पर मरने के लिए तैयार हो रहा है, ऐसे देश के अंदर चाहिए, राजनीतिक गलियारों के अंदर नेता चाहिए जो खुद को देश के लिए मरने के लिए तैयार रहें, गद्दी छोड़ने के लिए तैयार रहें। टफ डिसीजन ले, एक डिसीजन लूँगा, टफ डिसीजन लूँगा, सरकार कल को गिर जाए कोई बात नहीं, डिसीजन लेके जाऊँगा। ऐसे लोग चाहिए। तो आपके बच्चे अगर नेता बने तो उनको हौसला अफजाई करो और उनको बनाओ, क्योंकि इस देश की राजनीतिक नेतृत्व जो है वो पूरे देश को एक नई दिशा देता है। तुम कितने अच्छे डॉक्टर और इंजीनियर पैदा कर लो, अगर तुम्हारे देश का नेता अच्छा नहीं है ना, तो डॉक्टर इंजीनियर किसी काम करें कुछ भी ना कर पाए। 6-7 लोगों की, 10 लोगों की, 1000 लोगों की जान बचा लेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। एक नेता अगर अच्छा मिल गया, मोदी योगी मिल गया, वो हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों की जान बचाएगा। इसलिए वो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। देश के प्रधानमंत्री बनो, अपने बच्चों को बोलो कि बने, और इसलिए बनो क्योंकि देश को नई दिशा देनी है। और सही संस्कार और नैतिक मूल्यों को आगे बढ़ाकर बच्चों की शिक्षा देकर आगे बढ़ाएंगे, ऐसी हमारी आशा है। 15 साल अगर हम जीवित रह गए तो हम ऐसे बच्चों की फौज खड़ी कर देंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। उम्मीद है आप लोगों का भी आशीर्वाद मिलेगा। भारत वंदे मातरम।